वोट बैंक की चिंता करे बगैर कठोर फैसले लेने का मादा चाहिए और देश की समस्या ही का निवारण ही अपना लक्ष्य है, इस दृष्टि से काम करने की नीति चाहिए। इसके साथ साथ मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को धार देने के लिए कानूनी आधार भी बड़ा मजबूत किया। 2 अगस्त 2019 में एनआईए एक्ट में संशोधन कर नए अपराधों को समाये, विदेश में भी जांच का अधिकार मिला, यूएपीए में भी संशोधन कर दिया गया, आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने का हमें अधिकार मिला, व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला, डी रेडिकलाइजेशन के प्रयासों को भी कानूनी ताकत देने का काम हुआ, मैक को रिवैम्प किया गया, मैक के अंदर साइबर सुरक्षा, नार्को टेररिज्म, गन रनिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम और उभरते हुए कट्टरवादी हॉटस्पॉट मैक के रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाए गए, नेशनल मेमोरी बैंक बनाया गया और नए जो संशोधन करे, मुझे बरोबर याद है कि दिग्विजय जी कहते थे इसका दुरुपयोग हमारे सामने होगा। दिग्विजय जी आपके सामने नहीं हुआ। जब मैं एनआईए का संशोधन लेकर आया तब मुझे बरोबर याद है दिग्विजय सिंह ने कि इसका दुरुपयोग होगा, आपके सामने नहीं हुआ। हमने 57 आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित किया, जिसने देश की सर्वोच्च अदालत ने मान्य 23 संगठनों को मान्य। हमने अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित की और मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूं 19 से 24 के बीच में हुर्रियत के सबसे सीरियस टाइप के 14 ऑर्गेनाइजेशन आज 14 के 14 बैन कर दिए गए। मान्यवर, हुर्रियत का अस्तित्व जिस हुर्रियत के साथ एक जमाने में बातचीत करते थे, पाकिस्तान के बातचीत करने के लिए मीडिएटर बना था, आतंकवादी संगठनों से बातचीत करने के लिए, वो हुर्रियत को हमने समाप्त कर दिया जमीन के अंदर गाड़ने। मान्यवर, पीएफआई पूरा सदन जानता है, यहां बैठे या वहां बैठे, सब मानते कि पीएफआई आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा खतरा था, मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मुक्त दर्शक बनकर, मुक्त प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर देना। हमने पीएफआई पर बैन लगाया, एक साथ देश के 24 राज्यों में रेड डालकर पीएफआई के एक एक बंदे को उठाकर जेल की सलाखों को और संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई। कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। उनको खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। मान्यवर, एक जमाने में आतंकवादियों का लिस्टिंग से उनका मृत्यु या अरेस्ट तक का आयुष्य 2 साल और 3 महीना था, आज कुछ दिनों का बच गया है, कुछ दिनों का। हमने 15 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना बनाई, जिसमें जिहादी आतंकवाद के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हवाला, इस पर तवाई की। वामपंथी उग्रवाद, कश्मीरी उग्रवाद, कश्मीर के अंदर उग्रवाद, फेक इंडियन करेंसी नोट, नार्को टेरर का लिंक, खालिस्तान समर्थक उग्रवाद, रेडिकलाइजेशन के प्रयास,
फाइनेंसिंग और अवैध हथियारों की तस्करी, ये 25 के 25 आयामों को हमने एनआईए के अंदर जकड़कर कानूनी आधार देकर इन पर कानून का शिकंजा कसने का काम किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का देश की सुरक्षा के विरुद्ध उपयोग, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का उपयोग, आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट और इस सभी को एनआईए के दायरे में लाने का काम, एक संपूर्ण सर्कल हमने पूरा किया है। जहां से भी देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता था, वो 25 की 25 चीजों को एक सर्कल में लाकर एनआईए के अधीन किया है। और मान्यवर, एनआईए में 1244 पद हमने सृजित किए, 16 नए ब्रांच खोले, 2 नए जोनल कार्यालय खोला गया। इसके साथ साथ एनआईए के परफॉर्मेंस पर कुछ लोग बोल रहे थे, आज बैठे नहीं है, वॉकआउट कर गए। 652 मामले, जब यूएपीए लगता है तक एक ट्रिब्यूनल भी होती है और सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है कि यूएपीए लगाया वो ठीक है या नहीं। मैं मेरी सरकार का रिकॉर्ड कहने आया हूं साहब, 652 मामले में से एक भी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक एक भी केस को अनुचित घोषित नहीं किया गया। ये 652 मामलों में से 516 में चार्जशीट दायर करे गए, 157 मामलों में जजमेंट्स आ गया है और 150 मामलों में सजा दी गई है। मान्यवर, 95% दोष का दर। दुनिया भर की टेरर एजेंसी के बीच में एनआईए का दोष सिद्धि का दर, मैं गर्व से इस सदन को कहना चाहता हूं, सबसे ऊंचा है, सबसे हाईएस्ट। हमने एनआईए को अब डीआरडीओ के साथ समझौता कराकर केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, टेररिज्म के मामले के लिए भी तैयारी शुरू की है। एनआईए के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए एग्रीमेंट भी किए हैं और एनआईए और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ एक अनुबंध खोलकर सीएसएफएल में टेररिज्म के खिलाफ भी एक नया वर्टिकल हमने शुरू करने का काम किया है। मान्यवर, हमने इसके साथ साथ मैक को भी सुदृढ़ किया है। मैक में मोदी जी की सरकार आने के बाद काउंटर टेररिज्म की एक अलग व्यवस्था की गई। 72,000 रिपोर्ट उसमें जनरेट हुए हैं और मैंने भी समीक्षा की है मान्यवर, और ये जानकारी को गोपनीय रखने के लिए इसको एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन चैनल से जिले तक, पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने की सुरक्षा भी, व्यवस्था भी इस 10 साल के अंदर ही मान्यवर खड़ी हुई। और नेट ग्रिड के माध्यम से कई सारे आरोपियों को पकड़ने के लिए 35 से ज्यादा डेटा को एक ही जगह पे एकत्रित कर ये लड़ाई को हमने और पुख्ता किया है। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने ड्रग के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। मैं भी मानता हूं ये बहुत गंभीर समस्या है, मगर इस सदन को और सदन को माध्यम से देश को मैं बताना चाहता हूं, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सदन को और सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लड़ाई अकेली सरकार नहीं लड़ सकती। ये लड़ाई लड़ने के लिए हमने ढेर सारे प्रयास किए। मैं परिणाम भी बताता हूं, प्रयास भी बताता हूं, मगर दुख होता है कुछ सदस्य आंकड़ों को विकृत तरीके से यहां वर्णित करते हैं। मैं इस बात पर खैर बाद में आता हूं। हमने एक त्रिकोणीय एक्शन प्लान बनाया है। ड्रग की सप्लाई चेन पर रुथलेस अप्रोच के साथ हमला करना, डिमांड रिडक्शन के लिए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाना और हार्म रिडक्शन के लिए ह्यूमन अप्रोच का। हमारी सरकार की नीति है, जो ड्रग लेता है वो तो ये समस्या का विक्टिम है,
गुनहगार कौन है? गुनहगार ड्रग का व्यापार करने वाला है मान्यवर। इस पर ये हमारा है। हमने होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ नेशन अप्रोच अपनाया है। गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, आरोग्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, सभी राज्य सरकारें सभी साथ में रहकर इस समस्या के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन का एक नया प्रयोग शुरू किया। एक ड्रग की पुड़िया मिलती है तो ड्रग देश में कहां से आई वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो इंडिविजुअल केस नहीं माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अगर ड्रग पकड़ा जाता है, पोर्ट पर भी पकड़ा जाता है, एयरपोर्ट पर भी पकड़ा जाता है, तो वो पुड़िया बनकर कहां जाने वाला था वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है। और इसके बहुत अच्छे नतीजे भी हमें मिले। मगर ये चुनौती का प्रभाव पर्सनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर देश का आर्थिक नुकसान और देश की सुरक्षा का नुकसान, चतुष्कोणीय दुष्प्रभाव है। और ड्रग मनी का उपयोग नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, क्रिप्टो करेंसी के चलन में वृद्धि, क्रिप्टो करेंसी का भी ड्रग के चलन में उपयोग, इसके बहुकोणीय हमले को देखकर हमने भी इसी तरह की नीति अपनाई। 2019 में गृह मंत्रालय ने 4 स्तरीय एनकोड मैकेनिज्म का गठन किया। जो एक शीर्ष स्तरीय एनकोड है वो यहां भारत सरकार में स्थित है। फिर कार्यपालक स्तरीय पर जहां सचिवों और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी हैं। फिर राज्य स्तरीय है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होता है। और फिर जिला स्तरीय है जो डीएम की अध्यक्षता में होता है। और अब तक 5 साल में 7 शीर्ष स्तरीय बैठक हुई, 5 कार्यकारी स्तर की, 191 राज्य स्तर की और 6750 जिला स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। इसको मिनिटाइज करते हैं। एक सुरक्षित चैनल के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है। और जहां राज्यस्तर गुना है वहां जेसीसी का भी गठन हमने किया गया है। एनसीबी की कैडर को भी हमने मजबूत किया है। 5 नए जोनल कार्यालय, 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय, 12 सब जोनल कार्यालय और समुद्री मार्ग को भी पूर्णतया सील करने के लिए नौसेना, हमारा तटरक्षक और राज्य की पुलिस और कस्टम सभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कई प्रकार के संस्थागत रचना भी की गई है। निदान नार्को अपराधियों को एक्सचेंज के लिए एक डेटाबेस बना है, एनकोड पोर्टल बना है, एनसीबी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स बनाया है। वो अब बाइसेग है, वो इसका काम कर रहा है। ड्रग नेटवर्क चार्ट का मैपिंग भी किया गया है। और हमने कई सारे नए इनिशिएटिव लेकर कॉलेज तक जागरूकता को पहुंचा है। संपत्ति की जब्तियां और कई प्रकार के कठोर कानूनों से हमने इस पर अटैक किया है और परिणाम आया है मान्यवर, जो आंकड़े मेरे एक साथी ने भी एक अलग दृष्टिकोण से बताया। मगर मैं अप्रोच में बदलाव सरकारें बदलने के साथ कैसे होता है वो बताना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पड़ोस के 2 एरिया गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के नाम से जानते जाते हैं। वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट इसलिए कहे जाते थे कि वहां से ड्रग उत्पन्न होकर पूरी दुनिया में जाती थी, पैसा कमाने का जरिया था। हमने बहुत प्रयास कर पूरी दुनिया ने आज इसको डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रेसेंट के नाम से स्वीकारना शुरू किया है। माननीय नजरिए का बदलाव है।
ड्रग व्यापार नहीं है, पूरी दुनिया के युवाओं के लिए खतरा है, नस्लें बर्बाद करने का साधन है। और अब डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट को पूरी दुनिया अलग अलग करने के लिए एकजुट होती जाती है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार 4 से 14 और 14 से 25 की कंपैरिजन कहना चाहता हूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जब्त ड्रग्स 2004 से 14 में 25 लाख किलोग्राम थी और अब बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा हुई। अब कुछ सदस्यों ने कहा कि आपके समय में बढ़ गया। अरे भैया, बढ़ नहीं गया, पहले से बढ़ा हुआ था, हमने पकड़ना शुरू किया जो आप नहीं पकड़ते थे। क्या नजरिया है हमारा? खून की संख्या घटाने के लिए खूनी को न पकड़ो, क्या बात हो गई? हमने ड्रग ज्यादा पकड़ा तो हमें कहते हैं आपके समय में बढ़ गया। अरे बढ़ नहीं गया है, रोका भी हमने है, समाप्ति हम ही कर देंगे। और सब क्वालिटी ऑफ ड्रग, 4 से 14 में 40,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया और अब 1,50,000 करोड़ रुपए का ड्रग। क्योंकि ये जो एडकोड की सिस्टम बनी है, हमने इन्वेस्टिगेशन की पद्धति में बदलाव किया, मान्यवर, इसका परिणाम। और गत 5 साल में 14,000 करोड़ से अधिक का 23,000 किलो सिंथेटिक ड्रग भी हमने नष्ट कर दिया मान्यवर। और डिस्पोज पकड़ा हुआ उनका हमने जलाया। इन्होंने 10 साल में 3,36,000 करोड़ का केजी ड्रग्स जलाया, हमने 31 लाख केजी ड्रग जलाया।